today's lecture, first of all, we will discuss the problems which I had given you in the assignment. I will tell you the solution of that problems and then we will start the next topic. देखो मैंने आपको जो दिया था, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके आपको ये जो 5 ओम की रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी, यही था। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 3 सोर्स हैं, एक 60 वोल्ट है, एक 6 एम्पियर है और एक 2 एम्पियर है। तो जैसा सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि एक सोर्स को हम लेते हैं और बाकी अदर सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो देखो पहले हमने 60 वोल्ट के सोर्स को लिया, ठीक है। अब ये 2 एम्पियर और 6 एम्पियर ये दोनों करंट सोर्स है, तो ये ओपन हो गई, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो ये सर्किट ओपन हो गई। अब आप देखें यहाँ पे 60 वोल्ट के साथ 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम ये तीनों सीरीज़ में है, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगी तो यही एक पाथ बनेगी और ये भी ओपन है और इधर भी ओपन है। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें तो 3 + 2 + 5 तो 3 2 5 5 10, तो 10 ओम जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। तो करंट यहाँ से कितनी निकलेगी? 6 एम्पियर। देखो तो 6 एम्पियर की करंट यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब 6 एम्पियर की करंट अगर इसमें फ्लो करती है 5 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? 30 वोल्ट। देख सकते हैं आप, करंट इधर से ही आ रही है, तो जहाँ से एंटर करेगी प्लस छोड़ेगी माइनस, तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई? 60। जो या तो आप इसको वोल्टेज डिवीज़न से भी निकाल सकते हैं या करंट डिवीज़न से भी निकाल सकते हैं, सॉरी वोल्टेज डिवीज़न रूल से भी निकाल सकते हैं और करंट कैलकुलेट करके और 5 ओम के क्रॉस जो ड्रॉप होगी उसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज डिवीज़न के थ्रू निकाला है। तो वोल्टेज डिवीज़न में जिस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको वोल्टेज निकालनी होती है वो डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 + 2 + 3 इंटू 60, तो 30 वोल्ट आएगा। या ऐसे आप कर लो तो 3 2 5 5 10, 6 एम्पियर की करंट हो गई, 5 ओम के थ्रू फ्लो करेगी, तब भी ये 30 वोल्ट होगी, ठीक है। पहला सोर्स। अब हमने दूसरा सोर्स लिया, दूसरा सोर्स कौन सा है? 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर हमने लिया, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स थी, ये शॉर्ट हो गई, और ये करंट सोर्स थी, ये ओपन हो गई। अब आप देखिए 6 एम्पियर की करंट कैसे फ्लो करेगी? यहाँ से आएगी, यहाँ तक पहुँची, अब कुछ जो है वो 2 एम्पियर में जाएगी और कुछ इस तरफ आएगी। 2 पाथ होगी करंट की, कुछ करंट इस तरफ जाएगी और कुछ करंट इस तरफ आएगी। तो अब देखिए जो करंट इसमें आएगी 3 और 5 वाली जो पाथ है इसमें आएगी, वो करंट कितनी हो जाएगी? अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। देखिए आप यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी? जिसके थ्रू हमें करंट निकालनी है उसको छोड़ के दूसरे रेजिस्टेंस को हम न्यूमरेटर में रखते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 + 5, तो देख लो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 3 + 5 + 2, मतलब जिसके थ्रू करंट निकालनी है वो डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू पीछे से आने वाली करंट। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 + 5 + 2 इंटू 6, तो कितनी आ गई? 1.2 एम्पियर। अब 1.2 एम्पियर की करंट अगर ये B से A की तरफ जा रही है, अब आप देखो ये होना चाहिए था प्लस और यहाँ होना चाहिए था माइनस, लेकिन उल्टा पोलैरिटी पहले से ही तय है। इसका मतलब जो वोल्टेज आएगी वो माइनस में आएगी। समझो इसको फिर से, अगर करंट A से B की तरफ आती तब तो ये प्लस होती, लेकिन B से A की तरफ जा रही है तो ये माइनस होगी, करंट पोलैरिटी पहले से तय है। तो यहाँ पे कितनी हो गई वोल्टेज ड्रॉप? 1.2 × 5 मतलब कितना? 6 वोल्ट। देख लीजिए आप, जो V2 की वैल्यू बचाएगी अब यहाँ पे कितनी होगी? 1.2 × 5 6 वोल्ट, लेकिन पोलैरिटी क्या होगी? माइनस, नेगेटिव होगा, कारण करंट जो है वो B से A की तरफ फ्लो कर रही है। तो यहाँ हो गया 6 वोल्ट। अब हम थर्ड सोर्स लेते हैं 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमने लिया। अब आप देखें ये तो ओपन हो गई और ये शॉर्ट हो गई, जो दूसरी पावर सोर्स है, ठीक है। तो अब ये करंट कैसे जाएगी? देखो 2 एम्पियर यहाँ तक आएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट इसमें जाएगी, 2 पाथ हैं। अब देखो दोनों पाथ की रेजिस्टेंस सेम है, 3 + 2 5 और ये वाले भी 5, मतलब दोनों में जो करंट जाएगी वो क्या होगी? सेम। क्लियर है? दोनों में सेम करंट जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो
ड्रॉप होगी, वो ड्रॉप कितनी होगी अब आप देख सकते हैं। देखो अगेन ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ से इस तरफ जा रही है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। होना तो चाहिए था ये प्लस और ये माइनस, तब तो ये प्लस होता, लेकिन पहले से पोलैरिटी इसकी तय है, तो हमने यहाँ पे क्या हो गया 2 एम्पियर की करंट तो 1 इसमें चली जाएगी, 1 इसमें चली जाएगी, 1 एम्पियर इसमें जाएगी, 1 एम्पियर इसमें जाएगी, मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितनी होगी 5 वोल्ट। और पॉजिटिव या नेगेटिव तो नेगेटिव, कारण यहाँ माइनस से प्लस की तरफ करंट जा रही है, तो V3 भी हो गई 5 वोल्ट। अब टोटल V आप निकाल लो, पहले सोर्स के कारण, दूसरे सोर्स के कारण और तीसरे सोर्स के कारण। पहले सोर्स के कारण क्या आई V1 30, दूसरे सोर्स के कारण -6 और तीसरे सोर्स के कारण -5, तो टोटल कितनी होगी 19 वोल्ट, 19 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या कैलकुलेट करना है, इसमें देखिए आप। हाँ, इसमें हमें 10 ओम के थ्रू करंट कैलकुलेट करनी है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो A और B टर्मिनल के क्रॉस लगा हुआ है, यहीं पे आपको करंट कैलकुलेट करनी है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो और जो पाथ है A और B की ओपन हो जाएगी, और ओपन सर्किट वोल्टेज VOC चाहे VAB आप यहाँ पे निकाल लें। तो देखो अब कैसे होगा ये, हमें इस VAB की वैल्यू निकालनी है। कैसे करें आप देखें, 20 वोल्ट और 12 वोल्ट, और यहाँ VAB हमें निकालनी है। कैसे कर सकते हो, देखो क्या A से B की तरफ कोई करंट फ्लो करेगी, नहीं, ये सर्किट ओपन है। तो क्या D से A की तरफ कोई करंट जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि आगे की पाथ ओपन है। तो ये जो 20 वोल्ट है, यहाँ से करंट कैसे जाएगी, देखो यहाँ से करंट निकलेगी 5 से D तक और D से C तक, इस तरह से ये क्लोज होती रहेगी, क्लोज पाथ में करंट फ्लो करेगी। 5 से D से 2 फिर C, इस तरह से करंट फ्लो करेगी, इधर कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो आप अगर निकालते हो कि D और C के बीच में अगर हम वोल्टेज निकाल लें और D और A की वोल्टेज पहले से दी गई है, तो हम C और A के बीच की वोल्टेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो आप, हमने क्या किया, यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कैलकुलेट कर लिया, तो कितनी करंट निकलेगी 20 डिवाइडेड बाई 7, तो कितनी आ गई 20 डिवाइडेड बाई 7। तो या तो आप यहाँ से करंट निकाल के और फिर यहाँ जो वोल्टेज होगी वो निकाल लो, या वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल लो, तो वोल्टेज डिवीजन से निकालते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 इंटू 20, देखो ऐसे ही किया है, 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 इंटू 20, तो 5.71 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो D और C के बीच में वोल्टेज कितनी हुई 5.71 वोल्ट। लेकिन आप देखो D और A के बीच में वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट। तो ये प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस अगर पोलैरिटी आपस में मिलेगी तो ये वाला जो सोर्स होगा ये क्या हो जाएगी माइनस। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी 5.71, और ये माइनस में होगी 12 वोल्ट, कारण ये प्लस और यहाँ भी प्लस, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होगी। तो 5.71 में से आप 12 वोल्ट को जब माइनस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ गई -6.29 वोल्ट। तो VAB की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, मतलब B पॉजिटिव है और A नेगेटिव है। तो VBA की वैल्यू हो गई 6.29 वोल्ट, या VAB की वैल्यू हो गई -6.29। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जितने भी पावर सोर्स हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। 20 और 12 शॉर्ट हो गया। आप देख लीजिए 8 के साथ 5 और 2 पैरेलल में और 8 के साथ सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई 8 प्लस 2 पैरेलल 5 9.43 ओम। अब देखो यहाँ पे ये गलत है, 10 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो भी वैल्यू 6.29 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 6.29 वोल्ट। हमने अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना ली, यहाँ पे 6.29 वोल्ट 9.43 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये वाली RL 10। अब आप यहाँ से जब करंट की वैल्यू निकालोगे तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है 6.29 वोल्ट डिवाइडेड बाई 9.43 प्लस 10, तो ये आ जाएगी 0.32 एम्पियर। यहाँ पर भी 6.29 लिखा होना चाहिए, ये भी मिस्टेक से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर होगी 6.29 और यहाँ पर भी होगी 6.29, तो जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.32 एम्पियर। ये तो मैंने आपको दिया था, इसको मैंने आपको एक बार बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं
आज जो हम टॉपिक देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क है जिसमें लोड रेजिस्टेंस किसी भी दो टर्मिनल ए और बी के बीच में लगी हुई है। आपको ए और बी के थ्रू फ्लो करने वाली करंट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग लोड रेजिस्टेंस आरएल अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय कांस्टेंट करंट सोर्स। उसको हम कांस्टेंट करंट सोर्स के द्वारा रिप्लेस करते हैं, जिसके साथ हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आरएल इन दोनों को हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। और जो आरएल के थ्रू करंट फ्लो करेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। स्टेप्स इसके क्या थे, सबसे पहले आप आरएल को रिमूव करके ए और बी टर्मिनल के क्रॉस जो आरएल लगी है उसको आप रिमूव करेंगे और उस लिंक को आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसके बाद जो करंट फ्लो करेगी ए से बी के बीच में उस करंट को आप निकाल देंगे। मान लो उस करंट का नाम दे दिया आपने आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। जितने भी पावर सोर्स हैं उसको आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद जो ए और बी लिंक को आपने शॉर्ट किया था उसको भी हटाओ और फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी टर्मिनल निकाल दीजिए। मैंने लिखा है यहाँ रिप्लेस ऑल पावर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस और आल्सो रिमूव द शॉर्ट सर्किट लिंक। इसके बाद फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। फिर ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, आईएससी इसके पैरेलल में आर इक्विवेलेंट, इसके पैरेलल में आरएल। अब आप आईएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आईएल दिस विल बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर इनटू आईएससी, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक सवाल हमने लिया है, 20 वोल्ट है, 5 एम्पियर है और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आरएल की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हमने आरएल को रिमूव कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसको सुपरपोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं, 20 वोल्ट के कारण हमने करंट यहाँ पे निकाल लिया और 5 एम्पियर के कारण हमने करंट निकाल लिया। तो जो आईएससी की वैल्यू है वो आ गई फाइनली, इसकी वजह से आई 1 एम्पियर और इसकी वजह से आई 2.5 एम्पियर। तो ये टोटल हो गई 3.5 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट हमें आईएससी की वैल्यू मिल गई। आईएससी के बाद आर इक्विवेलेंट आप निकाल लो, 10 और 10 दोनों सीरीज में 20 हो गई। अब आप फाइनल सर्किट ड्रॉ करके और फिर आप जो है वो आईएससी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी सवाल लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड, तो देख लो आप नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे 3.5 एम्पियर आईएससी हो गई और 20 ओम पैरेलल में हमने लगा दिया जो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला था, और 5 ओम जो हमारी आरएल थी उसको हमने यहाँ पे लगा करके आईएससी की वैल्यू आईएल की वैल्यू निकाल ली। आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आरएल इनटू आईएससी, ये 2.8 एम्पियर आ गया। इस तरह से आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे सवाल को सॉल्व नॉर्टन्स थ्योरम पे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि the power consumed by a load resistance is maximum when the load resistance is equal to Thevenin's equivalent resistance of the network as seen from the load terminals। मतलब अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगी। यही हमारा स्टेटमेंट है। इसके स्टेप्स, सारे स्टेप्स थेवेनिन्स थ्योरम के फॉलो होंगे और लास्ट में जो हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं वैसा हमने बनाया। VAB, आर इक्विवेलेंट, RL, इन तीनों को हमने सीरीज में लगाया। अब जो RL के थ्रू RL जो पावर ड्रॉ करेगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं कितनी होगी। सबसे पहले आप IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VAB डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस RL, ठीक है। देखो P की वैल्यू कितनी होगी, I²R, तो IL स्क्वायर इंटू RL। अब P की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब RL इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट हो जाए। तो P मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, IL स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। जब RL की वैल्यू आर इक्विवेलेंट के बराबर हो गया तब जो पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VAB डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस RL। तो आर इक्विवेलेंट और RL दोनों सेम है तो हमने 2RL ले लिया इंटू RL। ये कितनी आ गई, VAB का स्क्वायर अपॉन 4RL। दिस इज द मैक्सिमम पावर ड्रॉ।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि आप इसमें ये बताएं कि जो मैक्सिमम पावर होगी उसकी मैक्सिमम पावर कंडीशन में जो एफिशिएंसी होगी वो 50% है। कैसे होगा देखो, जैसे हमने PL इज द पावर सप्लाई, जो PL है वो लोड जो पावर कंज्यूम करती है या लोड जो पावर लेती है वो हो गया हमारा PL, और PT हो गया टोटल पावर सप्लाइड बाई वोल्टेज सोर्स। जो पावर सोर्स आपने लगाया है वो टोटल पावर सप्लाई कर रही है PT। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट बाई इनपुट। तो आउटपुट पावर किसके अक्रॉस है, लोड के अक्रॉस, तो PL डिवाइडेड बाई PT। तो PT में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक तो PL होगी, एक तो PL की वैल्यू होगी टोटल जो आउटपुट पे आपको पावर मिल रही है, प्लस PI। ठीक है, अब I मतलब क्या हो गया, जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो हमारी सोर्स है उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, तो वो जो पावर कंज्यूम करेगा ये टोटल हमने PT से इसको डिनोट कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि नाउ द जनरेटर और वोल्टेज सोर्स सप्लाइज generator or voltage source is supplies power to both load and to the internal resistance RI। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया है यहाँ पे PL एफिशिएंसी, PL डिवाइडेड बाई PT। तो PL की वैल्यू कितनी होगी, IL स्क्वायर RL, और PT की वैल्यू I स्क्वायर RL प्लस I स्क्वायर इंटू RI, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी जो भी हो। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो आप RTH की वैल्यू निकाल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये है ना इसकी RTH, तो RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH। ठीक है, तो हमने RL को अगर यहाँ से फ्री कर, देखो यहाँ पहले तो I को हमने फ्री किया, तीनों I है तो I हट गया यहाँ से। अब RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RI, RI का मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, RTH। तो देखो RL डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH, तो हमने RL से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस RI प्लस RL। RI का मतलब क्या, RTH अपॉन RL। तो RTH और RL मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में क्या होता है, सेम। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 मतलब 50%। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के कंडीशन में जो आउटपुट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, जो हमारी लोड पावर कंज्यूम कर रही है I स्क्वायर RL, और जो टोटल पावर होगी जो इनपुट पे पावर दी जा रही है वो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RL प्लस जो हमारा RTH रेजिस्टेंस है वो भी जो पावर कंज्यूम कर रहा है, तो I स्क्वायर RL प्लस I स्क्वायर RTH। ठीक है, अब आप RTH को जो है यहाँ से, अब आप करंट तो यहाँ से कैंसिल हो गई, RL डिवाइडेड बाई RL अपॉन ये RL, तो ये 1 हो गई, और RTH या RI अपॉन RL, तो ये दोनों सेम होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंडीशन में। 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू 50% है। तो अब आप इस पर कोई भी सवाल ले सकते हैं, जैसे ये 50 वोल्ट है, 5 ओम है, और यहाँ भी 5 एम्पियर है, 5 ओम है, तो आपको RL के थ्रू मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी है और RL की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालनी है। तो अब आप इसको, क्लास में मैंने ये सेम सवाल करवाया था, तो 50 वोल्ट है, 5 ओम है, और इधर 25 है, तो आप A और B आपने यहाँ से हटा दिया इसको, A और B के बीच में जो RL है, और A और B के बीच में आप यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपने यहाँ पे VAB की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 37.5 वोल्ट आ रही है। ये सेम सवाल मैंने करवाया हुआ है आपको, और A और B के बीच में जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 और 5 ये दोनों पैरेलल में, तो 2.5 ओम आ रही है। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 37.5, 2.5 और 2.5, सो VAB का स्क्वायर अपॉन 4 RL, ये हो गया 140.63 वॉट। सो दिस इज़ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो आज जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें एक सवाल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे और एक सवाल नॉर्टन्स थ्योरम पे दिया है, तो और एक आपको मैंने एफिशिएंसी निकालने के लिए दिया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में जो एफिशिएंसी होगी वो 50% होगी। तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सो सॉल्व इट एंड सेंड एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।